हाँ, तो मैं बात कर रहा रोलिंग की। तो रोलिंग में क्या होता है, ये हमारे पास एक व्हील है जो ऐसे घूम रहा है, तो इसका सेंटर आगे भाग रहा है और ये सेंटर के अबाउट ऐसे ऐसे घूम रहा है। क्लियर है? इसका मतलब हुआ इसमें ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। तो अगर हम कार के व्हील को देखते हैं तो वो आगे भी भाग रहा है और साथ साथ में उसमें रोटेशन भी हो रहा है। हम इमेजिन करते हैं कि ये रोटेशन की वेलोसिटी है ओमेगा के इक्वल एंड इट्स अ फ्लोर, ये फ्लोर है जिसके ऊपर ये रोल कर रहा है और रोल करते करते ये आगे जाएगा। तो अगर हम देखें तो इसमें दो तरह के मोशन है, क्योंकि सेंटर मास आगे भाग रहा है जैसा मैंने आपको पीछे दिखाया यहाँ पे। तो जैसा मैंने तुम्हें यहां पे दिखाया कि अगर बॉडी प्योर ट्रांसलेशन करेगी तो ये v वेलोसिटी होगी, इधर भी v होगी, इधर भी v, इधर भी v, इधर भी, और ये हर पॉइंट की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आएगी v के इक्वल। और रोटेशनल के हिसाब से ये आएगा ओमेगा के इक्वल। इसका मतलब ये प्योर रोटेशन है, ये प्योर ट्रांसलेशन है और ये प्योर रोलिंग हो रहा है। अगर हम इसको अलग अलग ब्रेक करके देखें तो तुम क्या देखोगे कि सर ये ओमेगा की वजह से टॉप पॉइंट की वेलोसिटी होगी ओमेगा आर के इक्वल, इस ओमेगा की वजह से इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा आर के इक्वल, पीछे वेलोसिटी होगी ओमेगा आर के इक्वल और इधर वेलोसिटी होगी फिर से ओमेगा आर के इक्वल। ये वेलोसिटी किसकी वजह से आई है? रोटेशन की वजह से। और ट्रांसलेशन की वजह से कौन सी वेलोसिटी आनी चाहिए? v के इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब अगर हम रोलिंग को क्लब करें या ब्रेक करें तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो रोलिंग मोशन है इट्स अ बॉडी जिसका सेंटर v से आगे भाग रहा है और बॉडी ऐसे घूम रही है। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसका नाम देंगे हम लोग रोलिंग, इसका नाम देंगे हम लोग रोटेशन, प्लस इसका नाम देंगे हम लोग ट्रांसलेशन। अंडरस्टैंड करना बेटा, रोलिंग में दोनों चीजें हैं, मैंने आपको समझाया। रोलिंग में दोनों चीजें क्यों है? क्योंकि बॉडी घूम रही है, साथ साथ में बॉडी आगे भाग रही है। आगे जाने वाले पार्ट को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन और केवल घूमने वाले पार्ट को बोलेंगे हम रोटेशन। एक काम करते हैं, इन दोनों कंपोनेंट्स को तोड़ देते हैं। अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है रोटेशन तो वील शो ओनली दिस, और यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रांसलेशन तो वील शो दिस। ट्रांसलेशन की एक खास बात होती है कि अगर हमारा ट्रक v वेलोसिटी से जा रहा है तो ट्रक में रखी हर एक बॉडी की वेलोसिटी कितनी होती है? v के इक्वल होती है। इसका मतलब ट्रांसलेशनल मोशन सेज कि अगर सेंटर v वेलोसिटी से भाग रहा है, इसका मतलब हर पार्ट कितने से भाग रहा है? v से भाग रहा है। दिस इज ट्रांसलेशनल पार्ट। ऐसे रोटेशन की बात करें, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा आर के इक्वल। दिस इज ओमेगा आर एंड ओमेगा। आई बिलीव समझ में आ गया होगा। सो हमने बना लिया रोलिंग को दो पार्ट में, रोटेशन और ट्रांसलेशन। वेरी गुड, परफेक्ट हो गया। अब हम दोबारा से क्लब करते हैं, इन्हीं चीजों को फिर से क्लब करते हैं और यहां पे लिखते हैं दिस इक्वल टू बनाएंगे तो हमारे पास डायग्राम ऐसे बन जाएगा। सेंटर की वेलोसिटी v, टॉप पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा आर प्लस v। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? रोटेशन की वजह से ओमेगा आर और ट्रांसलेशन की वजह से v। अगर हम बॉटम की बात करें तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से बॉटम की वेलोसिटी है v और रोटेशनल की वजह से कितनी है? ओमेगा आर। इसका मतलब इसके पास दो वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे, एक v है और एक क्या है? ओमेगा आर। यहाँ पे भी क्या होगा? v और एक क्या होगा? ओमेगा आर। यहाँ पे भी होगा v और एक होगा ओमेगा आर। आई बिलीव आपको समझ आ रहा होगा। ये कंपोनेंट्स हमें दिखाई दिए। हम लोग ने क्या करा, ये मोशन था, इसको अलग अलग तोड़ दिया, ये रोटेशन है, ये ट्रांसलेशन है, फिर दोनों को क्लब करके इकट्ठा कर दिया। हमने क्या किया, इस वाली चीज को उठा के इस वाली चीज को इसको उठाया और इसके ऊपर ऐसे रख दिया। जब ऐसे रखा तो हमें क्या दिखाई दिया कि टॉप पॉइंट के पास दो वेलोसिटी हैं, ओमेगा आर राइट डायरेक्शन में, v राइट डायरेक्शन में। बॉटम वाले पॉइंट के पास दो वेलोसिटी हैं, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, एंड सो ऑन, एंड वी हैव बाइफरकेटेड जैसा हमें नीचे दिख रहा है। सो ये वाला डायग्राम हमें मिल जाता है कंबाइन। तो अगर हम बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी देखें तो ट्रांसलेशनल मोशन बॉटम को कहां ले जाने की कोशिश कर रहा है? राइट में। और रोटेशन कहां ले जाने की ट्राई कर रहा है? लेफ्ट में। बच्चे एक छोटा सा सवाल है, जब कार का टायर रोल करता है तो टायर का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है वो रोड पे स्किड कर रहा होता है कि रेस्ट में होता है? टायर 40,000 किलोमीटर से 50,000 किलोमीटर तक भी चल जाता है। इसका मतलब है कि वो हर बार रोड के ऊपर स्किड नहीं होता है। स्किड पता कब होता है?
जब कार तेज जा रही हो तो तुम जोर का ब्रेक लगाते हो, बहुत जोर का ब्रेक लगाते हो, तो रोड के ऊपर रबर की एक लाइन बन जाती है, हमेशा स्किड नहीं होता है। अगर स्किड नहीं होता इसका मतलब ये यहाँ पे नेट वेलोसिटी कितनी होती होगी, 0 होती होगी। क्यों, कैसे 0 हो सकती है, तब 0 हो सकती है जब ये और ये कैसा हो जाए। समझ में आएगी, जिसको नहीं आ रही उसको भी आ जाएगी, आएगा सबको समझ में। अब तक के हर टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, ये भी आएगा, बस थोड़ा सा आराम से आएगा समझ। तो बेसिकली ये रोल कर रहा है। रोलिंग के 2 टाइप होते हैं, रोलिंग के 2 टाइप हैं, एक है प्योर, दूसरा है इम्प्योर। प्योर का मतलब क्या है, प्योर का मतलब है नेट वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट इज 0। बच्चों समझ में आ रहा है? नेट वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट क्या होगी, 0 होगी, इसको हम बोलते हैं प्योर रोलिंग। और नेट वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट 0 होने का मतलब हुआ v माइनस ओमेगा आर। माइनस क्यों बोला हम लोगों ने, क्योंकि राइट में ये लेफ्ट में है, तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, तो क्या बोलेंगे, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। v इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा आर। v इक्वल टू अगर ओमेगा आर आ गया तो जहां जहां पे v लिखा है वहां ओमेगा आर या ओमेगा आर को v कर सकते हैं, हमारी चॉइस है ना। तो हम लोग अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास वो डायग्राम बन जाता है कुछ ऐसे, इट बिकम्स लाइक दिस। ये बॉडी है जो रोल कर रही है, इसकी वेलोसिटी होगी 2v के बराबर। 2v क्यों बोला हम लोगों ने, देखो ओमेगा आर प्लस v था, ओमेगा आर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, v बोल रहे हैं, तो ऊपर 2v हो गया, ये v है और ये भी v होगा, तो एक्चुअली दिस इज v एंड दिस इज ऑल्सो v। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, √2v। आई थिंक क्लियर है। इस पॉइंट की बात करें तो ये भी आएगा v, ऊपर भी आएगा v, अगर इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो भी किधर आएगा, वो इधर आएगा, और वो कितना होगा, √2v। सेंटर की बात करें तो वेलोसिटी होगी ओनली v, ऐसे कुछ। सो दीज आर द डिफरेंट वेलोसिटीज। अब ये अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो फिर मैं इसको हटा सकता हूं, मतलब दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली ना, ये हटा दिया मैंने, ये भी हटा दिया, इसको भी हटा देता हूं और इसको भी हटा देता हूं, चलो जी ये भी मैंने हटा दिया। तो क्या दिखाई दे रहा है, मैं ध्यान से देखो, हमें ये दिखाई दे रहा है कि अगर हम इस वाली बॉडी को, रोलिंग बॉडी है, रोलिंग बॉडी, ध्यान रखना, कार का टायर या साइकिल का टायर या एक्टिवा का टायर घूम रहा है, अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, दिस इज हाफ, ऐसे मैंने कर दिया। राइट हाफ देखना, अगर हमारा ये हमारी कार राइट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो अगर हम इस टायर के राइट हाफ को देखें, राइट हाफ, तो राइट हाफ वाला टायर नीचे को लैंड करने की कोशिश करेगा और इधर वाला टायर उठने की कोशिश करेगा। अंडरस्टैंड करो, क्योंकि ये टायर, ये व्हील ऐसे जा रहा है, तो हो क्या रहा होगा, इधर वाले जो टायर की रबर होगी ये झुकने की, ये गिरने की कोशिश करेगी, कहां पे, रोड के ऊपर। गिरने का मतलब नॉट फॉल, गिरने का मतलब टेंडेंसी टू लीन ओवर द रोड, द टेंडेंसी टू लीन ऑन द रोड फॉर दिस हाफ इज टूवर्ड्स राइट, मतलब ये रबर इधर रोड पे लीन करने की कोशिश कर रही है, ऐसे ऐसे कुछ, ऐसे कुछ। और ये वाला जो लेफ्ट हाफ है ये क्या कर रहा है, ये उठने की कोशिश कर रहा है। अभी टायर ये वाला रेस्ट में होगा, फिर ये थोड़ी रेस्ट में रहेगा, फिर ये वाला टायर यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वाला टायर यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वाला टायर यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी कोई टायर रेस्ट में है, फिर कोई टायर रेस्ट में होगा, फिर कोई टायर रेस्ट में होगा, और ऐसे करके ये चलते रहेगा। तो मतलब ये जो राइट हाफ वाले टायर के पॉइंट्स हैं, दे आर ट्राइंग टू लैंड ओवर द रोड, एंड लेफ्ट हाफ के पार्ट है, दे आर ट्राइंग टू लिफ्ट फ्रॉम द रोड। सो ये वाला पोर्शन उठ रहा है, देखो तभी तो वेलोसिटी ऊपर को है, ये गिरने की कोशिश कर रहा है तभी वेलोसिटी नीचे को है। दिस थिंग इज कॉल्ड रोलिंग। यही कारण है कि जब कार चलती है तो अगर हम कार को रेस्ट ड्राइविंग नहीं करते, बड़े आराम से चलाते हैं, आराम का मतलब स्लो नहीं होता, आराम का मतलब कार का पिकअप बनाना है तो पिकअप प्रॉपर बनाओ, ऐसे नहीं करते कि हम सडन एक्सेलरेट कराएंगे। अगर हम कार को सडन एक्सेलरेट कराएंगे तब भी ये स्लिप होगा, रबर घिस जाएगी। सडन ब्रेक लगाएंगे तब भी ये स्किड होगा, तब भी रबर घिस जाएगी। लेकिन अगर हम कार का प्रॉपर तरीके से गियर डालते हैं, फर्स्ट गियर डाला, फिर धीरे से स्पीड अप करा, फिर सेकंड डाला, फिर उसको रिदम में प्रॉपर तरीके से चलाते हैं, तो हमेशा कार की एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में ये वाला रिलेशन मेंटेन्ड रहता है, और जब मेंटेन्ड रहता है तो ये पॉइंट हमेशा रेस्ट में शो अप होता है। कार का टायर धीरे धीरे स्पीड अप होता जाता है, लेकिन वो जितनी भी स्पीड से चल रहा होता है, हर बार एट एवरी स्पीड इट्स रिलेशन
होल्ड्स गुड, मतलब ये रिलेशन हमेशा सेम रहता है, ऐसे ही रहता है। उस वजह से क्या होता है, ये पॉइंट हमेशा कैसा शो होता है, वेस्ट में शो होता है, और टायर हमारा स्किड और स्लिप नहीं करता। ये कंडीशन है प्योर रोलिंग की। बच्चों को शायद समझ में आ गया हो। तो कुल मिला के हमें यार एक बात समझ में आ रही है, ये समझ में आ रहा है तो कोई हमसे पूछे रोलिंग में कितने तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी, तुम बोलोगे सर 2 तरह की, एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। बेटा समझ आ रहा है? जब रोलिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन, दैट इज ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, देन कोई हमसे बोले कि रोलिंग में कितने तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी, तो आंसर आएगा ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। एक काम करते हैं, हम लेते हैं एक सॉलिड स्फीयर, जैसे बॉल, क्रिकेट की बॉल सॉलिड स्फीयर है, और उसको हम रोल कराते हैं अपने फ्लोर पे। क्रिकेट की बॉल को हाथ में पकड़ा, सीधा फेंकना नहीं है, सीधा फेंकोगे तो स्किड करेगी। बड़े आराम से हाथ में लेके और ग्राउंड पे लैंड करा देते हैं आराम से। रोल कराना समझते होगे आप किसको कहते हैं। तो क्रिकेट की बॉल ये सॉलिड है, और तुमने इसको धीरे से ग्राउंड पे हल्के से लैंड कराया, और ये ऐसे घूमने लगी, और घूमने के साथ साथ ये भागने भी लगी, और ये वी था, और ये ओमेगा था, और ये आर था, और ये ऐसे जा रही थी। किसी ने बोला फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी, किसी ने ऐसे बोला फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी। तुम बोलोगे सर इसमें 2 तरह की काइनेटिक एनर्जी होंगी, एक का नाम होगा ट्रांसलेशनल, एक का होगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मैंने बोला वो कितना होगा, तो आंसर आया वो होगा हाफ एम वी स्क्वायर। सिंपल, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा हाफ एम वी स्क्वायर होती है। साथ साथ में इसमें होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, प्लस लिखते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, हमें अच्छे से मालूम है ट्रांसलेशनल का पार्ट ये होता है। व्हाट अबाउट रोटेशनल? रोटेशनल इज ऑलवेज हाफ टाइम्स आई ओमेगा स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे कुछ होता है। अब हमें 2 बातों का ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि अगर हमें क्वेश्चन में ओमेगा ना भी दिया होता, लेट अस से ओमेगा इज नॉट गिवन, मान लो ओमेगा इज नॉट गिवन, तब भी हम आंसर निकाल पाते, तब भी हम निकाल पाते, क्योंकि हमें मालूम है, मालूम क्या है, मालूम यह है कि रोलिंग कौन सा हो रहा है। अभी मैंने वैसे बोला तो नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में बोला जाता है हमेशा कि रोलिंग कैसा है, प्योर है। अगर प्योर रोलिंग होता है तो हमें मालूम होता है कि ओमेगा में और वी में क्या रिलेशन है। सो वी कैन हैव लाइक दिस, हाफ टाइम्स एम वी स्क्वायर प्लस हाफ टाइम्स, बेटा कौन सा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। तुम्हें इसमें क्या याद रखना पड़ेगा, आई की वैल्यू होती है 2/5 mr स्क्वायर, अगर आपको याद है तो साथ में आएगा ओमेगा स्क्वायर। सो वी हैव फाइनली दिस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/5, 2 कैंसिल हो जाएगा, एम ओमेगा आर का होल स्क्वायर। और हमें अच्छे से मालूम है, अभी तो बताया था, अगर प्योर रोलिंग होती है तो ओमेगा आर किसके बराबर है, v के इक्वल है। इसका मतलब दिस रिलेशन फाइनली बिकम्स व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/5 m इंटू ओमेगा आर का स्क्वायर। व्हाट इज ओमेगा आर, दैट इज v, सो इट बिकम्स हाफ m v स्क्वायर प्लस 1/5 m v square. This is for kinetic energy, and this becomes 7/10 m v square. This is total kinetic energy of solid sphere. I 10 kg. 10 kg has radius 1 meter, comma angular velocity 10 radian per second does pure rolling find number 1 translation kinetic energy, number 2 rotational kinetic energy, number 3 total kinetic energy। बच्चों को मिल रहा है 1 मिनट का टाइम, जल्दी करो। तो हमारे पास सबसे पहले हमें गिवन क्या है, देखो हमें गिवन है ओमेगा, हम v निकाल सकते हैं। रोलिंग कौन सा हो रहा है, प्योर, और प्योर रोलिंग के केस में हमें मालूम है अच्छे से, क्या मालूम है, वी नो दैट, यहां करते हैं ना, हम यहाँ पे करते हैं फॉर प्योर रोलिंग, यहाँ लिखते हैं फॉर प्योर रोलिंग, ये कंडीशन है v इक्वल टू आर ओमेगा,
that is 1 into 10, that becomes 10 meter per second. R was given 1 already, हमें पता चल गया R की वैल्यू 1 दी हुई थी और ओमेगा was 10, so we have got this answer. Clear हो गया, V calculate हो गया. Now we have translational kinetic energy and that becomes simple, half m into V square, that is half m की वैल्यू कितनी given थी 10 kg के इक्वल था, so this is 10 multiplied by 10 whole square, that becomes 500 joule. I hope सही है, क्या बोलते हो, समझ आया? वेरी गुड. अभी कोई बोलता है सर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बताओ, आप कहोगे सर आसान है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. अब यहाँ पे आ जाता है टेक्निकल पॉइंट कि बॉडी कौन सी है, बॉडी है डिस्क और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ है ना बच्चा. वैल्यू आएगी इतनी, दैट इज 1/4, मास था 10, आर था 1, ओमेगा था 10 का होल स्क्वायर. बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? 250. वेरी गुड, आंसर इज 250 जूल. किसी ने बोला, एक समझदार इंसान ने बोला कि सर बताओ टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर दोनों का सम, दैट इज 500 प्लस 250 बिकम 750 जूल. खत्म. प्योर रोलिंग. अभी सेकंड पॉइंट इज इम्प्योर रोलिंग. तो मतलब अगर तुम्हें प्योर समझ में आ गया तो तुम्हें इम्प्योर भी समझ में आ गया. यस सर. क्योंकि जो प्योर नहीं होगा, जो प्योर नहीं होगा वो इम्प्योर होगा. और इम्प्योर रोलिंग फर्दर दो टाइप के हैं. कौन से? ऐसे दिख रहा था, ये दिख रहा था, ये पॉइंट दिख रहा था, ये वी था और ये ओमेगा आर था, है ना बेटा. तो इम्प्योर रोलिंग दो तरह का है. नंबर ए पॉइंट, ए बोल देते हैं इसको, अगर वी बड़ा होगा ओमेगा आर से, सही है. रोलिंग बॉडी डज स्किडिंग करेगा. ये किधर को स्किड समझते हो? आगे को खिसकेगा, आगे को स्किड करेगा और जो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन इज काइनेटिक. काइनेटिक क्यों बोला भाई मैंने? काइनेटिक क्यों लगेगा? जब कोई बॉडी सच में स्किड करती है, सच में, तो ये उसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो रोड के ऊपर खिसकता हुआ आगे जाएगा. और खिसकने को वो क्या बोलते हैं? डायनेमिक हो जाना. तो फिर फ्रिक्शन कौन सा होगा? काइनेटिक होगा. और किधर होगा? फ्रिक्शन इज काइनेटिक. और किधर होगा बच्चों? रिपीट कर दो, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है. अच्छा, ब्रेक कर रही है. मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूं कि अगर ये वी ज्यादा होगा ओमेगा आर से, तो ये जो टायर का रबर बना है ना, रबर, ये खिसकेगा रोड के ऊपर. उसको हम क्या बोलते हैं? स्किडिंग. खिसकेगा क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है. तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है वो स्किडिंग करेगा. स्किडिंग कहाँ पे करेगा? आगे को करेगा. तो बेटा फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? वो लगेगा. और कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन. तो मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था यार ये ज्यादा हो और ये कम हो, ऐसा कुछ. तो अगर ये कम होगा और ये ज्यादा होगा तो ये पॉइंट पीछे को भागेगा. देखो पीछे को भागेगा. तो ये रबर किधर को भाग रही है? इधर को. फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे को. और अभी भी कौन सा होगा? काइनेटिक होगा. तो अभी भी हम इस पे क्या लिख सकते हैं? V लेस देन ओमेगा आर. तो इसको हम स्किडिंग नहीं बोलते, इसको हम स्लिपिंग नाम देते हैं. ये स्लिप हो रहा होगा. और फ्रिक्शन कैसा होगा? फ्रिक्शन इज अगेन काइनेटिक. और किधर लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो, नहीं तो ये बड़ा बोरिंग लगता है कि ये हो क्या रहा है यार. मैं कहानी सुनाता हूं. एक समय की बात है, तुम्हारे पास एक कार है. कहानी है ना, तो ऐसे सुनानी पड़ेगी. एक समय की बात है, तुम्हारे पास एक कार है और वो भाग रही है. कितने पे भाग रही है पता? वो भाग रही है कोई 100 किलोमीटर पर आवर पे. चलो जी, बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था. अब ये केवल ट्रांसलेशन दिखा रही है कि रोटेशन भी हो रहा है. नो डाउट टायर में रोटेशन भी हो रहा है. तो ओमेगा भी था, सब कुछ बढ़िया था. मान लो रेडियस थी 1 मीटर, ऐसे मान लिया रफली. तो फिर ओमेगा कितना होगा? ओमेगा होगा V/R, दैट इज 100 रेडियन पर सेकेंड. सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ध्यान से सुनते जाना. अब हमने क्या करा? सामने कोई रिस्क देखा, कोई खतरा दिखाई दिया, तो हमने क्या करा? ब्रेक लगाया. तो हमने लगाया ब्रेक. जैसे हमने ब्रेक लगाया तो क्या हुआ होगा? सोचो. ब्रेक ने वेलोसिटी को कम करा होगा कि ओमेगा को कम करा होगा? तो मैं कार की मैकेनिज्म समझाता हूं. हमारी कार में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक हो सकते हैं, हमारी कार में डिस्क ब्रेक हो सकते हैं, लेदर ब्रेक, प्रेशर ब्रेक, किसी भी तरह के ब्रेक हो सकते हैं.
मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि इसके अंदर ब्रेक शू है, लेदर ब्रेक से समझाता हूँ। ब्रेक शू है, जैसे तुम ब्रेक लगाते हो वो ब्रेक शू क्या करते हैं, टायर को जाम कर देते हैं। टायर जाम करने से क्या होता है, ब्रेक लगाने से ओमेगा कम होता है। ध्यान रखना, वी कम नहीं होता, ब्रेक कभी भी वेलोसिटी को कम नहीं कराता, ब्रेक हमेशा क्या करता है, ओमेगा को जीरो करा देता है। टायर घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, जैसे तुम ब्रेक लगाओगे वो सडनली ओमेगा क्या करेगा, ओमेगा को कम कर देगा। अब ये रोड है, कार तो भाग रही थी, इधर को वी था और इधर को ओमेगा था, तुमने लगाया ब्रेक, ब्रेक लगाने से ओमेगा हो गया कम। अगर तुम धीरे धीरे ब्रेक लगाओगे तो ओमेगा आर धीरे धीरे कम होगा, तो फ्रिक्शन, यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा है वो बैलेंस कर लेगा चीजों को और वेलोसिटी को ओमेगा आर के साथ मैनेज करके चलेगा, बैलेंसिंग रखेगा। लेकिन अगर तुमने ब्रेक सडनली लगा दिया, सडनली लगाओगे तो ये तो जीरो हो गया, टायर तो घूमना बंद हो गया, लेकिन कार में वेलोसिटी तो है, तो इनर्शिया की वजह से कार आगे को भागेगी और कार स्किडिंग करनी शुरू करेगी, और ऐसे केस में वी हो जाएगा ओमेगा आर से ज्यादा। तुम्हें ये कहानी समझ में आई? कहानी नंबर 2, बहुत समय पहले की बात है, हमारे पास एक कार थी और ये रेस्ट में थी, सब कुछ रेस्ट में था, वेलोसिटी भी रेस्ट में थी और ओमेगा भी रेस्ट में था, मतलब वेलोसिटी भी जीरो थी और ओमेगा भी जीरो था। और हम लोग नई नई कार लेके आए थे, हम ऑडी R8 लेके आए थे, एक कार होती है पता है, हम ये वाली कार लेके आए थे। ये 2 सीटेड कार थी, बड़ी अच्छी थी, बहुत ही बढ़िया थी। तो हम लोगों ने क्या करा, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, तो हमने क्या करा, एक्सेलरेटर को सारा का सारा प्रेस कर दिया। अभी क्लच पे पैर रखा हुआ है, जिनको कार चलानी आती है उनको समझ आ रहा होगा, एक्सेलरेटर हमने पूरा प्रेस कर दिया, कार का इंजन पूरा गुस्से में है इस टाइम, और हमने सीधा फर्स्ट गियर की जगह थर्ड गियर डाला और कार का एक्सेलरेटर पूरा प्रेस है। ध्यान रखना, कहानी है, वेलोसिटी भी जीरो, ओमेगा भी जीरो। हमने क्या करा, क्लच को सडनली छोड़ दिया। अब ये कार बहुत महंगी है, 2CR प्लस की आती है, इंजन बहुत ताकत वाला है, तो क्या करेगा, जैसे हमने क्लच को सडनली छोड़ा, ये तो जनरेट नहीं होगा, कार क्या करती है, जैसे हम क्लच छोड़ते हैं कार का इंजन इसको घुमाना शुरू कर देता है, वो इतना तेजी से घुमाएगा कि इसमें ओमेगा सडनली डेवलप हो जाएगा। अभी अभी ओमेगा जीरो था, विद इन नो टाइम ओमेगा हो गया 100 रेडियन पर सेकेंड। कितने टाइम में, इतने टाइम में, 0.1 सेकेंड में। अब इतने जल्दी वेलोसिटी थोड़ी 100 मीटर पर सेकेंड हो पाएगी, कारण है कार का इंजन काफी सारा वेट है ना उसमें, तो सडनली वेलोसिटी ग्रो नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा, टायर यहाँ पे स्लिप करना शुरू करेगा। तुमने ओमेगा तो बढ़ा दिया लेकिन बेटा वी तो नहीं बढ़ा। उसके बाद क्या होगा, जोर जोर से गुस्से में घूमेगा और इसका जो रबर है वो पीछे को स्किड करेगा। ये तो आ गया लेकिन वी नहीं आया, तो हमने क्या देखा कि कार का टायर पीछे को स्किड हो रहा है हुए जा रहा है, मतलब स्लिप कहेंगे इसको, है ना, पीछे स्लिप हुए जा रहा है। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा आगे, और ये फ्रिक्शन वेलोसिटी को बढ़ाएगा। फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, लेकिन सडनली नहीं बढ़ा पाएगा, बढ़ाने में टाइम लगेगा, तब तक ये टायर क्या होता रहेगा, स्लिप होता रहेगा। और पूरे रोड पे जहां पे वो कार खड़ी होगी और चल रही होगी, यहाँ पे मार्क बन जाएंगे रबर के घिसने के। सो दिस इज अबाउट दी स्लिपिंग। मैंने आपको दोनों केस बताए, किन केसेस में वी ज्यादा होगा, किन केसेस में ओमेगा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे वी ओमेगा आर से ज्यादा होगा, और इस वाले केस में ओमेगा आर जल्दी जनरेट हो जाएगा, वी जनरेट नहीं हो पाएगा। तो ये ऐसा वाला केस होगा। कहानी समझ आता हूं, 2000 का नोट, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग friction is always static। इस पे कमेंट करो यस और नो, कमेंट लाइक शेयर तीनों कर सकते हो, ठीक है? यस सर। यस सर। इतना सीरियसली ले लिया यार तुमने मेरी बात को। अच्छा, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज, बोला मैंने ऑलवेज, ध्यान रखना, स्टैटिक। इन केस ऑफ impure rolling friction is always कैसा, काइनेटिक। जल्दी बताओ बेटा, कमेंट करो, सही लिखा गलत लिखा। यस मैंने ऑलवेज बोला, ध्यान रखना है ना। परफेक्ट है, यहां तक सही चल रहा है? यस सर। दोबारा दिखाओ, एक बार रिपीट करें।
मैंने आपको ये बताया था कि रोलिंग इस तरह का मोशन। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ रोलिंग बॉडी। अब रोलिंग हमें समझ में आ गया, तो थोड़ा सा मोशन देख लें, है ना। मोशन ऑफ रोलिंग बॉडी और रोटेशन कल के लेक्चर के बाद खत्म हो जाएगा, बस ये लास्ट है एंड दिस इज ओवर। मोशन ऑफ रोलिंग बॉडी का क्या मतलब हुआ है? आप इमेजिन करो कि हमारे पास एक बॉडी है, ये रही बॉडी एंड ये फ्लोर पे रखी है। अभी हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ये एक केस हो गया, केस नंबर 1। केस नंबर 2, अब हम फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा? अगर हम फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन लगेगा, पक्की बात है, फ्रिक्शन की आदत है ना, फ्रिक्शन लगेगा। अच्छा कैसे लगा रहे हैं देखो, मान लो कि हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं फोर्स टॉप पॉइंट पे। आप इमेजिन करो ना, हमारे पास एक सिलेंडर है, बड़ा सा सिलेंडर है, बहुत बड़ा सा लकड़ी का सिलेंडर है, और तुम खड़े हो, तुम्हारी हाइट के बराबर इसका डायमीटर है, और तुम क्या करते हो, अपने हाथ को सरफेस के ऊपर रखते हो और धीरे से धक्का मारते हो। तो अगर ये बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो फिर नहीं जाएगा, अगर ये थोड़ा सा हल्का होगा और तुम इसके सरफेस पे हाथ रख के इसके पैरेलल, सरफेस के पैरेलल धक्का मारोगे तो ये रोल करना शुरू कर देगा। बच्चों समझ आया? ऐसा होता है ना? यस सर। ये रोल करना शुरू कर देगा। तुमने फोर्स लगाया, अगर तुमने फोर्स लगाया तो मैंने कहा क्या बोला? फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन कहां? मान लो के पीछे को लगेगा। मान लो क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं? क्योंकि कभी कभी ये आगे भी लग जाता है फ्रिक्शन, आपको बाद में समझ आएगा, अभी टेंशन मत लेना। मान लो फ्रिक्शन पीछे लग गया, अगर ऐसा हुआ तो होगा क्या? ऐसा हुआ तो हमें मालूम है कि ये वाला जो स्फीयर है इसका सेंटर मास आगे भागेगा विद सम एक्सेलरेशन, और साथ साथ में घूमेगा भी, क्योंकि रोलिंग हो रही है, दोनों चीजें होंगी, ये ट्रांसलेशन भी होगा और ये रोटेशन भी होगा, और इसको हम बोलेंगे अल्फा। अल्फा आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तो परफेक्ट हो गया। इसका मतलब हमारे पास दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक तो ये और एक ये। ऑब्वियस ही बात है, दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर गलती से दोनों इक्वल ही हो गया इसका मतलब तो बॉडी चली नहीं, फिर तो रुकी है, बट बॉडी तो सच में चलेगी। चलेगी का मतलब ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहे हैं और दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट की वजह से ए आएगा, और दोनों फोर्सेस की वजह से टॉर्क भी तो लगेगा, और टॉर्क की वजह से क्या आएगा? अल्फा आएगा। मतलब ए किसकी वजह से आएगा? तो ए और अल्फा में आपस में रिलेशन होगा, और ये हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। कल के लेक्चर के बाद रोटेशन, रोलिंग सब खत्म हो जाएगा।